नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आज बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ और कर्णप्रयाग के घरों में आई दरार, जमीन के धंसने के पीछे की वजहों पर, जिसको लेकर प्रधानमंत्री के निर्देश पर उनके प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा को आला अधिकारियों के साथ आपात बैठक तक बुलानी पड़ी। याद कीजिए, साल 2013 का जून का वह मंजर जब उत्तराखंड में आई भयानक आपदा ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया था। घटना के तकरीबन 10 साल बाद देवभूमि के जोशीमठ और कर्णप्रयाग इलाकों पर कुदरत ने एक बार फिर अपनी निगाहें तिरछी की हैं। इनके पीछे की वजह पर चर्चा करने के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ उत्तराखंड से ही पर्यावरण संरक्षण पर काम करने वाले संजीवनी केयर ट्रस्ट के विनीत कुमार तथा वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मिश्रा भी जुड़ेंगे। जोशीमठ और कर्णप्रयाग में आ रही दरारों और जमीन के धंसने के पीछे की वजहों और उत्तराखंड सरकार द्वारा क्या तैयारी की जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मिश्रा जी जुड़े हैं। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉलो अप में। बहुत धन्यवाद। अवधेश जी, हमें सबसे पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जोशीमठ और कर्णप्रयाग में बीते कुछ दिनों से जमीन धंसने की खबरें आ रही हैं, घरों में दरारें पड़ रही हैं। इसके पीछे की क्या वजह निकल के वहाँ के मीडिया से, स्थानीय लोगों से जो आपकी बातचीत हुई, उससे क्या वजह निकल के आ रही हैं? देखो, अगर हम इसके थोड़े बैकग्राउंड में जाएं जी, तो ये जो दरारें हैं वो आज से नहीं पड़ रही है, इनका 1000 साल का इतिहास भी है। जी, और इस क्योंकि दरारें पहले भी पड़ चुकी थी, तो 1960 में भी पड़ी हैं, जब यूपी सरकार ने जी, 1976 में एक कमेटी बनाई थी, महेश चंद्र मिश्रा की कमेटी थी। जी, और उन्होंने कुछ फाइंडिंग भी दी थी उस टाइम कि पेड़ जी। नहीं काटने हैं, कि इनका जो एक जो ढलान है उसको नहीं छेड़ना है। जी, बहुत सारी चीजें उन्होंने उस टाइम दी थी। जी, लेकिन उसके बाद फिर जब ये सरकार बनी, नया उत्तराखंड बना जी, 2000 में आकर के, जी, जब नया स्टेट बना जी, तो वहाँ परियोजनाएं नई नई आनी शुरू हो गई। ये जी। जो कारण है भूदसाव का, जी, हालांकि इसमें जो वैज्ञानिक हैं, वाडिया संस्थान के वैज्ञानिकों का मानना कुछ और है, जी, रुड़की के जो प्रोफेसर हैं वैज्ञानिक, उनका कुछ और मानना है, प्रशासन कुछ और कह रहा, जनता जी, कुछ और कह रही है, अपने हिसाब से बोल जी, रही है वहाँ पर जो जी। भी है। जैसा तो कि मिश्रा जी, आपने कहा कि 1976 में एक कमेटी बनी थी। उस जी कमेटी ने सुझाव भी दिए थे सरकार को। तो हाँ आप पूरे पहाड़ों पे घूमते रहते हैं, आपके अपने स्रोत भी हैं मीडिया के, तो जी। उन सुझावों पे कितना अमल किया सरकार ने? देखो, उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। जी, उसमें जो सुझाव दिए गए थे, उसमें एक सुझाव ये था जी, कि कोई भी वहाँ पर विस्फोट से कोई भी पहाड़ नहीं तोड़ा जाना चाहिए, जी, पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए, जी, 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी निर्माण सामग्री इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। जी, मतलब निर्माण पर पूरी तरह से रोक की सिफारिश की गई थी। जी, ढलानों पर को नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी आपको। जी, लेकिन वहाँ ये सारी चीजें आज भी हो रही है। जी, बीआरओ सड़क बना रही है, जी, नई नई परियोजनाएं वहाँ पर हैं। जी, जो तपोवन पीपल कोटी में जल विद्युत परियोजना में जो 2021 में आपदा आई थी, जी, उसका भी असर जोशीमठ पर पड़ा है। जी, पानी का जो रिसाव हो रहा है आज, जी, जो झरना फूट पड़ा है, जी, उसमें जनता का मानना तो यही है कि वो पानी जो है ना, उसी तपोवन का, जी, उस टाइम जो पानी नीचे पहाड़ियों में आ गया, वो वहां से निकल रहा है। जी। अब जबकि इस मामले पे पीएमओ तक गंभीर है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव अब बैठकें बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री दौड़ रहे हैं, तो अब आपको क्या लग रहा है कि उत्तराखंड सरकार इस आपदा से निपटने के लिए और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना दोहराई जाएं, इससे निपटने के लिए क्या योजनाएं बना रही हैं? सरकार तो बहुत ही गंभीर है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ कई दिनों से, जी, क्योंकि जो विशेषज्ञ समिति भी इन्होंने बनाई थी, जी, रंजीत सिन्हा जो आपदा प्रबंधन सचिव हैं, जी, वो उनकी एक कमेटी गई, जिसमें रुड़की वैज्ञानिक भी थे, कई लोग थे उसमें, बहुत जी, सारी सेंट्रल एसडीआरएफ के भी कुछ अधिकारी थे। जी, वो लोग भी वहाँ पहुंचे जी, और उन्होंने फौरी तौर पर तो ये कहा है कि जो 603 मकानों में जो जी, दरारें आई हैं, जी, उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए, जी, उनका रिहेबिलिटेशन किया जाए। जी, और दूसरा ये कि उन मकानों को गिराया जाए, अब उन पर दोबारा रहने की उनको, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी, अब आप सोचिए, जी, 2 फुट से लेकर के 6 फुट, 2 फुट गहरी मतलब चौड़ी दरारें हैं जी, और 6 फुट गहरी दरारें हैं, जी। तो बड़ी खतरनाक है वो, उनमें से ही पानी निकल भी रहा है। तो इनको जब वहां से शिफ्ट किया जाएगा तो सरकार ने अस्थायी तौर पे इनके बसाने के लिए
क्या योजना बनाई है, किस जगहों पर इनको बसाया जाएगा? एक तो उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर जो होटल हैं और जी। जो उनके अपने सरकारी गेस्ट हाउसेज हैं, जी फिलहाल उनमें करीब 350 380 ऐसा कुछ लोगों को लोग रख रहे हैं। जी इसके अलावा उन्होंने CBRI जो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है, जी उनको उन्होंने बहुत जल्द कहा है कि आप एक बढ़िया अच्छा सा एक 10 जनवरी तक जी एक डिजाइन तैयार करें जी और वेंडर भी बताएं साथ में जी कि कौन वेंडर इस लोकल लेवल पर आकर के यहाँ जी भवनों का फैब्रिकेट करे, उन्हें फैब्रिकेट करके जी और उनमें फिर लोगों को रखा जाए, बसाया जाए। फिलहाल तो ये है, जी लेकिन जनता सड़कों पर है, ये भी है कि मसाल लिए हुए जी जनता अपना रोष प्रकट कर रही है कि जोशीमठ को तबाह किया जा रहा है। जोशीमठ में कभी आप ये सोचिए कि पिछले 50-60 साल पहले जी। जाएंगे अगर आप, जी तो वहाँ पे 2 ही लोग जाया करते थे, जी या तो प्रकृति प्रेमी जाते थे जी या फिर आध्यात्मिक पुरुष लोग। आध्यात्मिक लोग जाते थे, जी। 2 ही लोग जाया करते थे उस टाइम वहाँ पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अवधेश जी हमसे जुड़ने के लिए। इसी मामले में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड से ही पर्यावरणविद एवं संजीवनी केयर ट्रस्ट के विनीत कुमार जी से। विनीत जी, आपका फॉलो अप में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। विनीत जी, जैसा कि आपको जानकारी है, जोशीमठ और कर्णप्रयाग में घरों में दरारें, जमीनों के धंसने का सिलसिला जारी है। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी, एक्चुअली बद्रीनाथ यात्रा पे इस बार हमारा जाना हुआ तो कल मुझे जोशीमठ में भी रुकना हुआ। तो जोशीमठ में मैंने 3 चीजें नोट की थी उस समय भी कि ये जी। भविष्य में पर्यावरण की एक बड़ी समस्या आएगी। नंबर 1, वहाँ औली जाने वाले जितने भी पर्यटक हैं वहीं पे रुकते हैं जोशीमठ में। तो जोशीमठ में इस समय एक होटल इंडस्ट्री का रूप ले लिया जोशीमठ ने, जबकि वो एक धार्मिक क्षेत्र था और वहाँ पे सिर्फ तीर्थयात्री आते थे, तो रुकते भी नहीं थे, रुकते तो बहुत कम संख्या में रुकते थे। अब औली का जितना भी प्रेशर है वो सारा का सारा वही हो गया और होटल खड़े हो गए। जी दूसरा ये है कि जोशीमठ की जो नगर पालिका है उसने जो सीवेज वगैरह का या पानी निकासी का जो प्रबंध था वो सही तरीके से नहीं किया, वही परंपरागत तरीके से उसका प्रबंध चल रहा था। तो जी होटलों का जितना भी पानी था वो सब जमीन के अंदर ज्यादातर जा रहा था, न कि नालियों के माध्यम से सीवेज, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जी तो वो पानी अंदर जाने से क्या हुआ कि पहाड़ के अंदर एक तो दरारें क्रिएट हुई। जी दूसरा, केदारनाथ आपदा में ये देखा गया था कि LNT वगैरह की जहाँ पे भी प्रोजेक्ट चल रहे थे तो डायनामाइट से जो वो विस्फोट किए तो उससे पहाड़ों में दरारें आई। और जब अतिवृष्टि हुई तो उस समय भी एक गांव था सैनी भैंसारी करके, जी, तो विनीत पूरा जी। गांव ही भूस्खलन की चपेट में आ गया। तो जब देखा गया तो गांव के निचले तल पे एक जी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा था, तो जी। पूरा का पूरा गांव उस समय भूस्खलन की चपेट में आ गया। तो जी। LNT प्रोजेक्ट की वजह से, उससे भी डायनामाइट की वजह से ये पहाड़ पूरा क्षतिग्रस्त हुआ जोशीमठ वाला। जी। तो इससे भी एक वो अव्यवस्था हुई है कि उसका भी प्रभाव जोशीमठ पे पड़ा है। जी और जो तीसरी चीज भविष्य पुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने आज से 5000 वर्ष पूर्व ही लिख दिया था जी कि ये जोशीमठ के आसपास आने वाले समय में भूस्खलन होगा, कलयुग का जब अंत आएगा तो ये रास्ता रुक जाएगा और जो वर्तमान बद्री हैं वो वर्तमान बद्री की यात्रा बाधित हो जाएगी। जी। तो उसके लिए उन्होंने 5000 वर्ष पूर्व ही भविष्य बद्री की उस समय प्रतिष्ठापना कर दी थी। भविष्य बद्री की आने वाले समय में जो बद्रीनाथ की पूजा होगी वहाँ रास्ता रुक जाएगा और वो भविष्य बद्री में उनकी पूजा की जाएगी। अच्छा, तो विनीत जी, ये भविष्य बद्री कहाँ पे पड़ता है, हमारे दर्शकों को बताएंगे जरा? ये भविष्य बद्री जोशीमठ से पहले ही है। जी जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, तो ये 3 चीजें हैं जो प्रमुखता से हमारी समझ में आई हैं कि भूस्खलन के कारण ये 3 है। एक तो आध्यात्मिक कारण है, तो आध्यात्मिक कारण, और 2 साइंटिफिक कारण है। जी जी जी, विनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोशीमठ भूतसान मामले पर रविवार को पीएमओ में हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने की। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य भी शामिल हुए। इनके अलावा जोशीमठ जिला प्रशासन के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े। गौरतलब है कि जोशीमठ आपदा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर
हालातों की विस्तृत जानकारी भी ली थी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने हाल ही में जोशीमठ का दौरा किया था और वहां उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया था। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल स्थिति का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार को भेज चुका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस रिपोर्ट में दरक रहे घरों को तोड़ने की सिफारिश की गई है। जोशीमठ के 25% इलाके इस भूधसाव से प्रभावित बताए जा रहे हैं। इमारतों और अन्य स्ट्रक्चर में नुकसान की तीव्रता का पता लगाने के लिए भी सर्वेक्षण किया गया है। गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से मशहूर जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में आध्यात्म और औली जैसे प्रसिद्ध आइस स्केटिंग पर्यटन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह इलाका 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो बद्रीनाथ जैसे तीर्थ केंद्रों का प्रवेश द्वार भी है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक है। धार्मिक, पौराणिक और पर्यटक शहर होने के साथ ही यह इलाका स्मारक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भारत तिब्बत सीमा महज 100 किलोमीटर दूर है। हेमकुंड साहब, औली, फूलों की घाटी आदि स्थानों पर जाने के लिए यात्रियों को इसी जोशीमठ से होकर गुजरना पड़ता है। भूधसाव को लेकर स्थानीय लोगों की जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पिछले कई सालों से आंदोलन कर रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। साल 2006 में वरिष्ठ भूस्खलन वैज्ञानिक डॉक्टर स्वप्नमिता चौधरी ने जोशीमठ का अध्ययन किया था। उन्होंने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट शासन और आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी थी। रिपोर्ट का क्या हुआ, इस संबंध में उन्हें भी अब कोई जानकारी नहीं है। जोशीमठ में भले ही अब भूधसाव की घटनाएं सामने आ रही हों, लेकिन इसकी चेतावनी आज से 50 साल पहले दे दी जा चुकी है। दरअसल जोशीमठ पहाड़ों के सदियों पुराने मलबे पर बसा है। ये धीरे धीरे दरक रहा है। उत्तराखंड जब यूपी का हिस्सा था, तब इसकी जांच के लिए पहली बार 1976 गढ़वाल के आयुक्त रहे एस.सी. मिश्रा की अध्यक्षता में एक 18 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। मिश्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की थी कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। इसके बाद जून 2022 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में जोशीमठ शहर की भूस्खलन नींव की अस्थिरता को लेकर चौंकाने वाले तथ्य दिए थे। अध्ययन में कहा गया था कि अगर शहरीकरण, 4 धाम, ऑल वेदर रोड और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को विशेषज्ञता के साथ नहीं किया गया तो आने वाले समय में जोशीमठ धंस जाएगा। वैज्ञानिकों ने स्थानीय लोगों के अनुरोध पर सर्वे करते हुए यह रिपोर्ट दी थी। सर्वेक्षण में वैज्ञानिकों ने पाया था कि जोशीमठ के आसपास के इलाके में तेजी से शहरीकरण बढ़ने के साथ ही निर्माण कार्य हो रहे हैं। रैणी आपदा के बाद यहाँ पहले से काफ़ी भूगर्भीय हलचल है। ऊपर से विकास के नाम पर 4 धाम यात्रा मार्ग का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसी अध्ययन में कहा गया था कि ऑल वेदर रोड में हेलांग और मारवाड़ी के बीच 20 किलोमीटर हिस्से में तेजी से काम हो रहा है, लेकिन मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। यहाँ 4 धाम सड़क का निर्माण विशेष उपचार के बाद ही होना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना से भी इस इलाके को खतरा है। अब जबकि साल 1976 से लेकर 2022 तक के इन तमाम रिपोर्ट्स की आशंकाएं सही साबित हो रही हैं, ऐसे में दरकते पहाड़, घर, कुदरत से ही की जा रही छेड़छाड़ का रिवर्स रिस्पांस हैं। पर्यटन और रोजगार के नाम पर बेतहाशा बढ़ते होटल, रिजॉर्ट और अन्य उपक्रम पर सरकार को फिर से सोचना चाहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब भविष्य पुराण की बात सच हो जाएगी और हमारी पीढ़ियों को ये पहाड़ी इलाके महज किस्से कहानियों और तस्वीरों में ही सुनाई और दिखाई देंगे। फॉलोअप का अंत हम राकेश उप्रेती की इन लाइनों के साथ करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, मैं देवभूमि का जोशीमठ हूँ। आज चाहता हूँ बोलना मगर विवश हूँ। यूँ तो मैं चुप ही रहा हूँ सदियों से, मगर आज गला भर आया है कुछ कमियों से। भले मैं चुप हूँ आज, मगर मुझमें पड़ी दरारें बोल रही हैं। घर मकान चीख रहे हैं, मगर मुझ में पड़ी दरारें बोल रही हैं। सरकार से जाकर कोई पूछे विकास के कौन से दरवाजे खोल रही है, आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे खोखला करती दरारें बोल रही हैं। धन्यवाद।